हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट 5 जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम सीधे चलते हैं, इधर उधर की बात ना करते हुए काम की बात करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें बता दी थी। अब यहाँ पर हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। हालांकि पीछे वीडियो में भी काम की बातें ही बताई जाती हैं। अभी आज दूसरा वीडियो है आज ही का, तो इसलिए इसमें हम सीधे अपने काम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। हमें गणित का हिस्सा सिलेबस होता है। हालांकि सी साइड का सिलेबस में कुछ लिखा है नहीं, लेकिन हमारी परंपरा रही है पढ़ाई की कि हम पढ़ाई में सिलेबस को देखते हैं। तो हम कुछ भी करके सिलेबस को किसी तरीके से देखना है तो देखना है, ठीक। इसलिए कि हमारी आदत में ये चीज़ें बनी रहें। तो हम सीधे चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन पे। और कॉम्प्रिहेंशन में कई बातें मैंने जो है आपसे पहले बताई थी, और वो बातें मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, सीधे हम प्रैक्टिस करेंगे। एक बात आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि जैसे ये कुछ शब्द जैसे पूछता है, जैसे इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उपयुक्त परिच्छेद, जो ऊपर हम पढ़ेंगे अभी, उपनिगमन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे उपनिगमन लिखा हो तो इसको इंग्लिश वर्जन जरूर देखा करिए, कोरोलरी, इंग्लिश को ही मान करके इसका अर्थ निकालने की कोशिश किया करिए। वैसे तो इसका जो मतलब होता है उपनिगमन का, इंटरफेरेंस होता है। लेकिन इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि जो इंग्लिश में इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें परिच्छेद में छिपी हुई हैं अंदर, उसको पढ़ के समझ करके आंसर देना आपको, ठीक। लेकिन कोरोलरी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कोरोलरी गणितीय संदर्भ में आता है, लेकिन यहाँ पर यूपीएससी डालने लगा है। तो इसको भी हम क्या समझेंगे कि जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दी गई है उसको समझ करके, मतलब गणितीय संदर्भ में आप चीज़ों को न्यूमेरिकल वगैरह को समझते हो और उसको समझ करके उसका आंसर देते हो। फिजिक्स वगैरह में आप देखते हो ना कि कोई चीज़ दी हुई है और उसका आंसर आप निकालने की कोशिश करते हो। तो हम मोटा मोटा ये समझेंगे कि उपनिगमन का मतलब हम जो है, जो चीज़ें परिच्छेद में छिपी हुई हैं, मतलब इस परिच्छेद में जो बातें अंदर कही गई हैं, उसी का अर्थ यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक। हम इसमें अंतर में नहीं जाएंगे कि कोरोलरी क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, क्योंकि उसमें फिर जटिलताओं में ज़्यादा घुसोगे तो फिर उसमें दिक्कत होगी। हमें तो एक सामान्य तरीके से चीज़ों को समझना है। बाकी मैं एक वीडियो अलग से ले आऊँगा जहाँ पर ये शब्दावली, जैसे कि कोरोलरी है, इंटरफेरेंस है और पूर्व धारणा है, इस तरह की शब्दावली मैं आपको अलग से परिच्छेद में समझा दूँ। अभी 2025 का पूरा प्रश्न कर लेते हैं, इसके बाद जो एक वीडियो में इसी संबंधित शब्दावली से ले आऊँगा जिसमें हम इसका पूरा अर्थ समझा सकें। हालांकि शब्दावली का अर्थ समझ भी लोगे तो बहुत ज़्यादा काम का नहीं होता है, क्योंकि मैं देखता हूँ समझता हूँ तो पूर्व धारणा तो काम का होता है। बाकी चीज़ों में बाकी जो शब्द होते हैं इनका अर्थ कुल मिला के नीचे जो दिया गया उसमें सबसे बेहतर जो हो उसी को चूज करिए, कुल मिला के ये कहना चाहता है। बाकी पूर्ण धारणा में थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि पूर्ण धारणा समझना होता है। तो पूर्ण धारणा को मैंने पहले वीडियो में, पिछले वीडियोज़ में मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ, पहले दूसरे वीडियो में, तो आप चाहो तो पीछे का वीडियो दे सकते हो, ठीक। तो हम सीधे चलते हैं प्रश्न पे, मतलब परिच्छेद पे। अब यहाँ परिच्छेद जो है एक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 21 है, ए सीरीज का है 2025 का। तो आप 21, 22 क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक। अब यहाँ हम बिल्कुल धीमे से पढ़ेंगे और जो चीज़ नहीं समझ में आएगी उसमें हम इंग्लिश को भी देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश हिंदी माध्यम के हम बच्चे हैं और हमें इंग्लिश से भागना नहीं है, इंग्लिश को भी समझना है। ऐसा थोड़ी कि हमें इंग्लिश आती नहीं है भाई, ऐसा क्या है, हम अधिकारी बनने जा रहे हैं, हमें हिंदी हमें आती है तो इंग्लिश भी आती है। बस ये कि हिंदी में हम बेहतर हैं इसलिए हिंदी को प्राथमिकता देते हैं, बाकी इंग्लिश हमारे लिए बाधा नहीं है, ठीक। हमें ये सोच करके चलना है। तो कई बार हमें हिंदी का अर्थ नहीं समझ में आता तो इंग्लिश देखना ही पड़ जाता है, और इंग्लिश हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से कई बार समझ में आ जाती है। तो यहाँ क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल धीमे पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि मैं आंसर कर लूँगा। अब क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत में, जब भारत आज़ाद हुआ तुरंत वहीं पर समझना है। ये कब आ जाएगा, अभी आपको हो सकता है कि एक परिच्छेद पढ़ने में 5 मिनट लगे समझने में, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये आपका मुश्किल से जो है 1 मिनट में ये काम हो जाएगा आपका, ठीक। तो हमें तीव्र तरीके से पढ़ने की आदत लानी पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत में, अर्थात भारत के आज़ाद होने के बाद, मतलब स्वतंत्र भारत में कृषि क्षेत्र, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी बात कर रहा है, कृषि क्षेत्र की निराशाजनक वास्तविकताओं, रियलिटी जो है, वास्तविकताएं जो रियलिटीज हैं में से एक यह रही है कि इसमें कभी भी उच्च समृद्धि की स्थिति नहीं आई है, मतलब हाई ग्रोथ की स्थिति नहीं आई है। इंग्लिश में भी लिखा होगा यहाँ, रियलिटीज, ठीक, ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन दैट इट नेवर एक्सपीरियंस्ड अ हाई ग्रोथ फेज, मतलब हाई ग्रोथ फेज नेवर एक्सपीरियंस्ड, मतलब उच्च समृद्धि की स्थिति नहीं आई है। इसका मतलब क्या कह रहा है, जैसे भारत आज़ाद हुआ जब हमारा, उसके बाद से हमारी जो स्थिति रही है, क्या, किसकी, एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो निराशाजनक ही रही है। उसमें कभी भी, आज़ादी के बाद से कभी भी, अभी तक की बात में, यहाँ तक पैराग्राफ पढ़ के मैं बता रहा हूँ कि उच्च समृद्धि की स्थिति नहीं देखी गई है, ठीक। जैसा कि गैर कृषि अर्थव्यवस्था में हुआ। अब दूसरे से तुलना कर रहा है, तो दूसरे में हम किसको रख के देखेंगे, थोड़ा सा, अब इसमें देखो परिच्छेद से हमें बाहर नहीं जाना, लेकिन हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि 1991 में जो आपकी आर्थिक उदारीकरण आया तो उसमें हमारा सर्विस सेक्टर बहुत तीव्र गति से वृद्धि किया। तो हम गैर कृषि क्षेत्र में हम उसी को रखेंगे, किसको, सेवा सेक्टर में, ठीक। क्योंकि अगर हम अलग से बात करेंगे तो कि अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ हम प्राथमिक क्षेत्र से सीधे जंप कर गए सेवा सेक्टर में, जबकि अन्य अर्थव्यवस्थाएं जो होती है जैसे चाइना, यूएसए, उन्होंने क्या किया है, प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक में गए, प्राथमिक क्षेत्र से
द्वितीयक में गए अर्थात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गए, सेकेंडरी सेक्टर में गए, फिर टर्सरी सेक्टर में आए। हमने क्या किया कि हम प्राथमिक सेक्टर से सीधे सर्विस सेक्टर में आ गया। वो अलग की बात है, हम कभी इकोनॉमी में चर्चा करेंगे, लेकिन हम यहां पर केवल समझने के लिए करते हैं कि इसमें कभी भी उच्च समृद्धि की स्थिति नहीं आई है। किसमें? एग्रीकल्चर सेक्टर में। बिल्कुल धीमे धीमे से पढ़ना है, अब बाहर की चीजों को बिल्कुल नहीं डालना, बस यहां समझने के लिए गैर कृषि कह रहा है तो हम थोड़ा सा हिंट ले लेंगे कि गैर कृषि का मतलब कृषि क्षेत्र नहीं है, अन्य क्षेत्र है। अन्य क्षेत्र में सेवा है, लेकिन हम सेवा को यहां याद नहीं करेंगे क्योंकि हमको यहां पर सेवा की कहीं बात नहीं कही है। गैर कृषि का मतलब गैर कृषि ही ध्यान रखना है, क्योंकि वो वहां पर आगे बोला हुआ है। जब आप परिच्छेद पढ़ोगे तो उस परिच्छेद के आगे बुकलेट में साफ साफ लिखा हुआ कि इस परिच्छेद में केवल इस परिच्छेद के अंतर्गत ही रह करके आंसर देना आपको। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, जैसा कि गैर कृषि अर्थव्यवस्था में हुआ है, कृषि के लिए, अब क्या कह रहे हैं, कृषि के लिए उच्चतम दशकीय समृद्धि, मतलब 10 साल में जो ग्रोथ हुई है उसकी बात कर रहा है कि कृषि के लिए उच्चतम दशकीय समृद्धि चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR अर्थात कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, बिल्कुल धीमे धीमे से पढ़ना है, CAGR, फिर इसको कोष्टक में बंद कर दिया तो इसको हम फिर से यहां से पढ़ेंगे, इसको छोड़ देंगे अभी। कृषि के लिए उच्चतम दशकीय समृद्धि 1980 के दशक में मात्र 3.5 रही है। ठीक, हम मान लेते हैं। अब जैसे ये बीच में कोष्टक में कोई बात लिखी हुई, इसको बीच में पढ़ोगे तो इससे क्या करता है कि हम जो लाइन में अर्थ समझते हुए आ रहे होते हैं फिर यहाँ अर्थ रुक जाते हैं। अब कॉम्प्रिहेंशन में अर्थ समझना बहुत जटिल होता है, अगर थोड़ा सा भी भटके तो आपका 1-1.5 मिनट फालतू चला जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको एक बार में पढ़ के छोड़ देंगे, फिर इसके बाद फिर से हम ऊपर वाली लाइन पढ़ेंगे, तुरंत इसको गैप करके आगे चले आएंगे, जिससे क्योंकि हमारी जो लाइन में अर्थ समझता हुए हम चले आ रहे हैं वो अर्थ बीच में रुके ना, मतलब रुकावट ना आए अर्थ में कोई प्रकार की। तो क्या कह रहा है, कृषि के लिए उच्चतम दशकीय समृद्धि 1980 के दशक में मात्र 3.5 रही है। यद्यपि 1980 के दशक के दौरान दशकीय समृद्धि में एक उछाल आया। ठीक, हम मान सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में जो है आज़ादी के बाद से क्या स्थिति रही है कि हम निराशाजनक स्थिति में रहे हैं, मतलब ग्रोथ फेज ऐसा कुछ नहीं आया कि हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिए हों। गैर कृषि की अपेक्षा ग्रोथ नहीं किए हैं, गैर कृषि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। ठीक, उसके संदर्भ मतलब अपेक्षाकृत बोल रहा है। ठीक है, फिर उसके साथ साथ थोड़ा सा उछाल आया कि इसमें 1980 के दशक में थोड़ा सा उछाल हमको देखने को मिला है, 3.5 रही है मतलब इसकी ग्रोथ रेट। और यद्यपि 1980 के दशक के दौरान दशकीय समृद्धि में एक उछाल आया है। ठीक, फिर यहाँ कॉमा लगा है, मतलब यहाँ हल्का सा रुको, फिर तथापि, फिर भी, इसको यहाँ पर जैसे अर्थ ना समझ में आए तथापि काटो, हम समझेंगे फिर भी उसके उपरांत, उपरांत का मतलब यहाँ काटो बाद में, तुरंत वही लिख लो हिंदी में कि जो चीज़ जैसे समझने में हमको दिक्कत ही ना है, दोबारा मान लो पढ़ने पड़ जाए तो हम सीधे ये सब छोटे छोटे शब्द फिर बीच में रुकावट ना बने, हम तुरंत अपने शब्दों को डाल देंगे, वहीं पर समझ लेंगे। तो यहाँ पर उपरांत का मतलब फिर भी, तथापि का मतलब फिर भी, उपरांत का मतलब बाद में, तथापि का मतलब फिर भी। इसका मतलब तथापि फिर भी उसके उपरांत कृषि समृद्धि में अपेक्षाकृत गतिरोध ही बना रहा है, मतलब 1980 के दशक में थोड़ा सा उछाल आया और फिर पुरानी स्थिति में पहुंच गई। समझ में आ रहा है ना? कहीं दिक्कत ना आए तो कमेंट करना मुझे कि मैं फिर से समझा दूंगा आपको। यहाँ गैर कृषि समृद्धि के जो कि 1980 के से लेकर के 2000 तक गैर कृषि की बात कर रहा है, इसका मतलब हम थोड़ा सा समझने के लिए सेवा सेक्टर को डाल सकते हैं, बाकी आप इसी में रहो गैर कृषि के संदर्भ में। ठीक, गैर कृषि समृद्धि के जो यहाँ पर कॉमा लगा, इसका मतलब रुको, जो 1980 से 2000 के दशकों में लगातार बढ़ती रही, मतलब कृषि को छोड़ करके गैर कृषि जो सेक्टर है हमारा वो क्या है, 1980 से 2000 के बीच में कैसा है, ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत मतलब कृषि क्षेत्र एक सुस्पष्ट विषमता दिखाई देती है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि एक जो गैर कृषि जो क्षेत्र है वो क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और कृषि क्षेत्र हमारा क्या होता चला जा रहा है, पीछे होता चला जा रहा है। मतलब उसमें हमको विकास या ग्रोथ रेट नहीं दिखाई देता, बस थोड़ा सा 1980 में क्या हुआ, हल्का सा बढ़ोतरी हुई, लेकिन फिर हम वही पुरानी स्थिति में आ गए। तो कुल मिला के यहाँ कहना क्या चाह रहा है, फिर से इसको पॉज करके आप लोग पढ़ लेना। हो सकता है कि यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें बीच में बताने लगा तो कुछ बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर फिर से चीज़ों को, लेकिन बाकी यहाँ पर जो बच्चे एकाग्रता से देख रहे हैं उनको पूरा समझ में आ गया। इसका मतलब पूरे जो है इस परिच्छेद का सार क्या निकल के आ रहा है कि हमारा जब हम भारत हमारा आज़ाद हुआ तो कृषि सेक्टर में बहुत अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलती है, मतलब निराशाजनक स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि थोड़ा सा ये जो है 1980 के दशक में हम थोड़ी सी वृद्धि किए, उसमें 3.5% की वृद्धि किए, हल्का सा 10 की उछाल आया, 10 साल में जो उछाल आया उसमें हम ग्रोथ तो किए, लेकिन उसके बाद कृषि समृद्धि में अपेक्षाकृत गतिरोध ही बन रहा। ठीक, यहाँ गैर कृषि समृद्धि के जो अन्य सेक्टर है, मतलब गैर कृषि से अलग के सेक्टर हैं, को 1980 से 2000 के बीच में एक लगातार बढ़ती दिखाई देती है हमको, उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती दिखाई देती है। ठीक, इसके विपरीत एक सुस्पष्ट विषमता, मतलब दोनों सेक्टर में हमको एक विषमता दिखाई देती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब हम इसके कथन को पढ़ते हैं, मतलब इसके नीचे के कथन। तो यहाँ क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उपरोक्त परिच्छेद के उपनिगमन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। मैंने पहले कोरोलरी बता दिया, कोरोलरी में हम यहाँ पर इंटरफेरेंस को लेंगे, मतलब कि कोरोलरी का संदर्भ यहाँ पर हम लेंगे कि जो परिच्छेद में यहाँ बातें की गई हैं, इस परिच्छेद के अंतर्गत जो बातें निहित हैं उस पर हम इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब यहाँ क्या कह रहा है कि बिल्कुल धीमे से पढ़ो। पहला नंबर,
आर्थिक सुधार का लाभ, आर्थिक सुधार हमने किया, उसका लाभ अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में धीमी गति से नीचे पहुंचता है। मान सकते हैं, अभी हम पूर्णतः कह नहीं सकते कि सही है कि नहीं सही है, लेकिन यहाँ पर सभी सही हमको दिखाई देते हैं, लेकिन जो बेहतर होगा उसमें हमको सर्वोत्तम रूप से, यहाँ कह रहे हैं सर्वोत्तम, बेहतर सब है लेकिन बेहतर से भी बेहतर हमको चूज करना है इसमें। तो हम इसको मान के चल रहे हैं कि हाँ हो सकता है, अभी हम पूर्णतः नहीं कह सकते कि सही है। फिर क्या कह रहा है, भारत के लिए हरित क्रांति उतनी उपयोगी नहीं हुई जितनी कि उसके होने की अपेक्षा थी। अब देखिए यहाँ पर कहीं हरित क्रांति की बात नहीं की गई। अगर आप इनडायरेक्ट रूप से यहाँ जोड़ोगे तो हो तो जाएगा हरित क्रांति थोड़ा बहुत, लेकिन आप इसमें परिच्छेद में डालने की कोशिश मत करो। मैंने वही चीज़ ना, मैंने आपको बताया गैर कृषि। अब गैर कृषि में हमने सेवा सेक्टर को थोड़ा समझने के लिए लिया, फिर बाद में मैंने उसी को काट दिया कि सेवा सेक्टर आपको सोचना नहीं है, बस हमने एक सोच लिया कि ऐसी स्थिति हो सकती, बाकी हमको कृषि से विपरीत गैर कृषि वाली बात को मन में रखना है। गैर कृषि, ठीक, उसमें कई सेक्टर आ सकते हैं। तो हरित क्रांति की यहाँ पर कोई बात नहीं करें तो हम बी को हटाने की कोशिश करेंगे कि बी नहीं हो सकता, ठीक। फिर क्या कह रहा है, भारत यंत्रीकृत, अब यंत्र की बात तो नहीं है लेकिन फिर भी हम पूरा पढ़ते हैं कि भारत यंत्रीकृत और आधुनिक कृषि को अनुकूलित करने में अन्य देशों से पिछड़ गया है। अब पहली बात तो यहाँ किसी और देश की तुलना की बात कहीं नहीं की। आप पॉज करके इसको फिर से देख लो कि हम कहीं किसी और देश से तुलना की बात नहीं कर रहा है, तो हम इसको जो है कोशिश करेंगे कि ये गलत होगा, मेरे हिसाब से ये सही नहीं दिख रहा है, ठीक। मतलब अनुकूलित करने में अन्य देशों से पिछड़ गया, हम कहाँ पर बात कर रहे हैं कृषि की कि अनुकूलित हो गया है, किसी दूसरे देश से तुलना तो कहीं कुछ कर नहीं रहे, तो हम इसको भी सी को काटेंगे। डी को देखो, गांवों में शहरों में होने वाले प्रवसन, माइग्रेशन जो होता है, गांवों में शहरों में होने वाले प्रवसन के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में गतिरोध आया है, ठीक। अब देखिए इनडायरेक्टली ये तो सही हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर परिच्छेद में कहीं पर ये नहीं कहा गया कि गाँव से लोग निकल करके जब शहर में आए तो उससे क्या हो गया कि कृषि सेक्टर पीछे हो गया। अब हुआ तो है, थोड़ा बहुत तो फर्क इसका पड़ा ही है कि लोग जो है 1991 में नगरीकरण हुआ, और नगरीकरण के कारण क्या हुआ, लोग शहर की ओर बसने लगे, और शहर में बसे तो उन्होंने अपनी खेती बाड़ी छोड़ी और क्या करने लगे, खेती के अलावा सेवा सेक्टर में काम करने लगे, बाहर फैक्ट्रियों में काम करने लगे, तो उसमें उनको कृषि की अपेक्षा ज़्यादा लाभ मिलने लगा। तो वो तो है, निहित है, लेकिन यहाँ परिच्छेद में कोई ऐसी बात यहाँ पर कहता हुआ दिखाई नहीं देता। अगर जीएस का आप कुछ पढ़ रहे होते तो हम अलग से कोई नॉलेज बाहर का ले करके इसको सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पर परिच्छेद में क्या बात कर रहा है कि यहाँ पर परिच्छेद में ही, परिच्छेद तक ही हमको सीमित रहना है। तो ये डायरेक्ट सही हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट रूप से हमको सही होता नहीं दिखाई देगा। तो इसमें इसका मतलब 3 हमने गलत कर दिया, तो ए आंसर हमको सबसे सुटेबल लग रहा है। अगर कायदे से देखा जाए तो ए भी उतना सही नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हमको चारों में सबसे सर्वोत्तम रूप से चुनना है, तो हम चौथे पहले नंबर को चूज करने की कोशिश करेंगे। अब यूपीएससी क्या इसको सही करता गलत करता, वो तो यूपीएससी के आंसर की आएगी, तो हम उस संदर्भ में देखेंगे। बाकी यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने आपके सामने ही पढ़ा, पहले से मैं कुछ तैयार करके नहीं आया था, बस ये कि एक बार मैंने उसको देख लिया था कि कुछ ऐसे जटिल शब्द ना हो कि आपको समझाने में समझने में दिक्कत हो, तो वहाँ समझाने के लिए थोड़ा जटिल, जैसे उपनिगम था, तो उपनिगम को मुझे पहले से पता था, तो मैंने इसको सोचा कि इसको आपको पहले समझा दूंगा, इसलिए मैंने पहले उसको समझाया। तो दोस्तों, जो एग्जामिनेशन हॉल में जो चीज़ें होती हैं सिर्फ वही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, अपने आप को एग्जामिनेशन हॉल में बैठा करके करने की कोशिश करूंगा। कुछ ऐसा नहीं कि बाहरी नॉलेज आपको दूं, अलग से दूं, वो अलग चीज़ है कि आप प्रैक्टिस के दौरान आपको तो कुछ चीज़ें अलग से बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी हम केवल ये देखेंगे कि सीसैट में जो चीज़ें हैं एक्चुअल में आप एग्जामिनेशन हॉल में होते तो कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को, ठीक है, हम वैसे देखेंगे, ठीक, बिल्कुल फ्रेंडली होकर के। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं निम्नलिखित पूर्व धारणा है। अब पूर्व धारणा का मतलब क्या होता है कि इस परिच्छेद में तो बातें जो कही गई है उसमें तो रहना है, इसके अंदर निहित बातें क्या और हो सकती हैं। तो पूर्व धारणा का मतलब ये होता है, हमने पहले वीडियो में ये चीज़ें चर्चा करी हैं, तो आप चाहो तो पहले वीडियो को भी देख सकते हो, वहाँ पर हमने पूर्व धारणा को बहुत अच्छे तरीके से बताया है। बाकी एक वीडियो हम जो 2025 के सारे प्रश्न कर लेंगे, तो एक वीडियो में इसी शब्दावली के लिए आऊँगा, 10-15 शब्दावली, 10 शब्दावली होंगी जो यूपीएससी बार बार पूछता है, तो उनको एक अर्थ में समझा दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यह कह रहा है पूर्व धारणा बनाई गई है, ठीक। अब हम इसको बिल्कुल धीमे से पढ़ते हैं। भारत में कृषि और गैर कृषि, पूरी अर्थव्यवस्था हमने, पूरा परिच्छेद हमने पढ़ा, तो वहां पर कृषि और गैर कृषि की बात कर रहा है ना, तो वही चीज यहां भी बोला, गैर कृषि अर्थव्यवस्था के बीच बढ़ते हुए अंतर को, भाई गैर कृषि क्षेत्र जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जो हमारा कृषि क्षेत्र है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। मतलब उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है आज़ादी के बाद से, बस 1980 के दशक में थोड़ा सा दिखाई दिया था, ठीक। तो इसीलिए हमको वहीं तक रहना है, ठीक। और इसके बाद गैर कृषि क्षेत्र हमारा बढ़ रहा है, तो वही चीज कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में अंतर दिखाई दे रहा है, दोनों में, कृषि और गैर कृषि में अंतर दिखाई दे रहा है। अंतर को निम्नलिखित में से किसके या किनके द्वारा कम या रोका या कम किया जा सकता है। अब इसमें एक ही अर्थ को लिया करो, इसको काट दो, इसको काट दो, किसके द्वारा कम किया जा सकता, सिर्फ ऐसे पढ़ो, अंतर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा कम किया जा सकता था, ठीक। सॉरी। अब पहला पढ़ो, बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक फसलों की कृषि और लाभप्रद निगम कृषि, कारपोरेट फार्मिंग को अनुकूलित करना।
अब देखो आप अगर क्या चीज़ ऐसा करो कि कृषि क्षेत्र बढ़ जाए, तो बड़े पैमाने पर आप क्या करोगे, जो फसलें हैं उनको वाणिज्यिक फसलों की कृषि और उससे मिलने वाला लाभ निगम कृषि कॉर्पोरेट फार्मिंग को अनुकूलित करना। ऐसा हम कर सकते हैं कि ऐसा अगर करेंगे तो क्या होगा, कृषि क्षेत्र हमारा बढ़ेगा। फिर क्या करा, सभी फसलों, अब यहाँ पर सभी के चक्कर में न रहना कि यहाँ पर सभी कह दिया तो हम इसको हटा दें। सभी फसलों के लिए निःशुल्क बीमा उपलब्ध कराना। भाई कृषि क्षेत्र हमारा क्यों विफल हो रहा है कि हम उसमें क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लो कृषि, अब तो सरकार जो है, पहले भी सरकारें जो है काफ़ी हद तक इसको मदद करने के लिए कृषि क्षेत्र में बीमा देती थी और सब्सिडी दी जाती थी, आज भी दी जा रही हैं। तो उसी चीज़ों को है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन चीज़ों को करें। तो सभी फसलों के लिए निःशुल्क बीमा उपलब्ध कराना और बीजों, उर्वरकों मतलब फर्टिलाइजर्स, बिजली और कृषि मशीनों में विकसित देशों के समान भारी सब्सिडी प्रदान करना। जिससे क्या होगा कि लोगों को जो है, भाई कृषि क्षेत्र क्यों छोड़ के लोग चले जाते हैं, एक तो वैसे मौसम को देख रहे हो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम वैसे भी बदलता रहता है, तो कृषि उतनी अनुकूलित नहीं हो पा रही है। तो हम क्या करेंगे कि बीज अच्छे से अच्छे बीज, ऐसे बीज हों जो वर्तमान की जलवायु अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए उग सकें। उसके साथ साथ उर्वरक में सरकार सब्सिडी दे, बिजली में सब्सिडी दे, कृषि मशीनों में विकसित देशों के समान, जैसे विकसित देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में जो सब्सिडी दी जाती है वही सब्सिडी अगर दी जाए तो हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसमें जो है क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी, हमको ग्रोथ फेज दिखाई देने लगेगा। तो मेरे हिसाब से इसका पहला भी सही होगा और दूसरा भी सही होगा, तो हम इसको सी मान के चलते हैं। बाकी आप लोग बताना कि इसमें क्या सही होगा। मैं जहाँ तक मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहीं देखा वेखा नहीं है और कहीं क्या देखा, देख ही नहीं सकता कहीं पर, तो कहीं पर आंसर की वगैरह पड़ी होती तो उनका पता नहीं कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं सही है, तो वो हम उतना नहीं पीछे जाते, क्योंकि कई बार आंसर की मैं खुद मिलाता हूँ तो गलत सिद्ध होती हैं। तो हम इसको जो है सी को मान के चल रहे हैं, ठीक। बाकी यूपीएससी जैसा आएगा तो फिर हम वहाँ देखेंगे कि यूपीएससी ने क्यों इसको लिया, ठीक। तो फिर यहीं तक रखते दोस्तों, धन्यवाद।